नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर। जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जहां एक तरफ प्रत्याशी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है कि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इसी कड़ी में महुआ खेड़ागंज क्षेत्र की नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार ने क्षेत्र के नए वोटरों को मतदाता सूची में जोड़ने और पुराने वोटर आईडी कार्ड में सुधार के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया है। सतीश कुमार ने बताया कि जमीनी स्तर पर तैयारी मजबूत की गई है और हर नए वोटर को उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। 1/1/2025 तक जो 18 साल की आयु पूरी करने वाले हैं उनके पुनः ही सर्वे कर उनकी वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, उनके पहचान पत्र तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा जितने भी बीएलओस हैं और जो उनके पगड़क है उनको सबको सूचित कर दिया गया है, उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है। और जितने भी 1/1/2025 में जो 18 साल की आयु पूरी करेंगे उनकी वोटर लिस्ट का कार्य जोरों से चल रहा है और ये कार्य समथिंग 15 तारीख तक हमारा पूर्ण हो जाएगा। वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के पौड़ी जिला प्रभारी जोत सिंह गुंसौला श्रीनगर नगर निगम से लेकर पौड़ी नगर पालिका और तमाम नगर पंचायत में पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दावेदारों की धरातल मजबूती का अंदाजा लगा रहे हैं, जिससे कि मजबूत पकड़ वाले दावेदारों की लिस्ट बनाकर टिकट जल्द फाइनल की जा सके। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव से पहले जोश भरा जा रहा है, जिससे कि कांग्रेस अपने पैठ नगर चुनाव में मजबूत बना पाए। अभी अधिसूचना नहीं जारी हुई, लेकिन पार्टी का मंतव्य रहा कि भाई हम लोग अपने साथियों के साथ, कार्यकर्ता साथियों के साथ बातचीत करने बैठे और उनसे जो है इस संदर्भ में तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करके ये है कि आने वाले चुनाव में संभावित उम्मीदवारों की जो है उस पर जो है चर्चा की गई। और अभी तो ये पहला बैठक है, उसके बाद अभी फिर दोबारा बैठेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे और जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए जो है पार्टी जो है काम। दून घाटी में शीतलहर के आगमन के साथ ही सर्दियों में बेघर लोगों के सर पर छत देने के लिए नगर निगम अब रैन बसेरों में व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रहा है। देहरादून के रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने और अलाव जलाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उपनगर आयुक्त गोपाल राम बेनवाल ने बताया कि ठंड के मौसम में कोई भी इंसान शेल्टर के अभाव में सड़कों पर रहने पर मजबूर नहीं होगा। लोगों के लिए नगर निगम सर्दियों में शेल्टर देने की तैयारी कर रहा है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। नगर निगम के जो 4 मुख्य रैन बसेरे हैं उनको हमने तैयार किया है। वहां पे बिस्तर, रजाई, गद्दे आदि हमने सारे क्रय कर लिए हैं। और जो व्यक्ति कहीं से भी राहगीर अगर हमें रास्ते में दिखता है या कोई इससे ठंड में है तो उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा। और कल से हमने अलाव जलाना शुरू कर दिया है। आज 15 स्थानों पर हम अलाव जलाएंगे और आगे लगभग हमारे जो 51 स्थान चिन्हित है सभी जगह धीरे धीरे जैसी ठंड बढ़ेगी अलाव जलाने की कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम ने रैन बसेरों को पूर्ण रूप से तैयार किए हुए हैं। किसी प्रकार की जो भी व्यक्ति ठंडियों में बाहर रहे उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। कंबल इत्यादि वितरण की कार्रवाई भी नगर निगम की तरफ से की जाएगी। नगर निगम के जो महुआ खेड़ागंज की अवैध फैक्ट्री पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान प्रशासन को गुप्त सूचना मिलते ही जब फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई तो हर तरफ पॉलिथीन के बैग और अवैध मशीनें पाई गई। नगर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री का सारा माल जब्त कर लिया और तुरंत फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए फैक्ट्री संचालकों पर 5 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। और नगर पालिका प्रशासन और प्रदूषण विभाग की संयुक्त कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अब पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त शिकंजा कसा जाएगा। ये पाया गया कि एक फैक्ट्री यहाँ पे चल रही है। कुछ आभास हुआ कि यहाँ पे प्लास्टिक की थैलियाँ बन रही हैं, तो अंदर जाकर के देखा गया तो यहाँ पे प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो निर्मित हो रही थी। काफ़ी सारी मजदूर उस पर लगे हुए थे। तो जितना भी प्लास्टिक फिर एसडीएम साहब को हमने सूचना दी गई और अभी स्थानीय प्रशासन और जो नगर पालिका के स्टाफ वगैरह हैं सब यहाँ पर हैं और अभी इसकी नापतोल चल रही है, तो उस पर आगे कार्रवाई की गई।
खटीमा में पूर्व सैनिक संगठन ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। गौरतलब है कि काफी समय से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न से लोगों को काफी आहत पहुंची है, जिस कारण पूर्व सैनिक संगठन के लोगों ने ज्ञापन भेज शासन एवं प्रशासन से मांग की है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को रोकने एवं हिंदुओं को उनका हक, अधिकार व मान सम्मान दिलाया जाए। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के संबंध में भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ से विचार विमर्श करते हुए उचित कार्रवाई के संबंध में उपरोक्त मामले को संज्ञान में लेने को लेकर मांग रखी गई। खटीमा उपजिलाधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए आगे ज्ञापन को उचित माध्यम से प्रेषित करने की बात भी कही है। आज का मुख्य कारण यह था कि जो हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है और हमारे जो बहनों के साथ, जो माताओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो हमारे से सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पूर्व सैनिकों ने जो 71 की लड़ाई में जो है, जो कि हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनको भी वो भी आज पीड़ित हैं कि उनका दर्द देख करके हम लोगों को शांत नहीं हो रहा है, जिस कारण से आज हमने बहुत भारी संख्या में यहाँ पर रैली निकाली है और हम भारत सरकार से चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करके उनका उत्पीड़न को बंद करें। कुछ समय से बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर अत्याचार है, उसी के आक्रोश में कि जन आक्रोश रैली हमारे पूर्व सैनिक संगठन खटीमा के वालों ने निकाली थी। उन्होंने ज्ञापन मेरे को दिया, ज्ञापन उचित माध्यम से वहाँ प्रेषित कर दूंगा और इन सब चीज़ों की हम निंदा। हरिद्वार में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बोलेरो पिकअप चोरी मामले में 10 महीने से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कोतवाली रानीपुर क्षेत्र से 10 माह पहले बोलेरो पिकअप वाहन चोरी हो गया था। पुलिस ने इस मामले में चोरी करते हुए वाहन से 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक आरोपी फरार था। फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम भी था, जिसमें कि पुलिस ने STF कुमाऊं और CIU हरिद्वार की सहायता से उसे गिरफ्तार कर लिया। हमारी रानीपुर कोतवाली की टीम और STF की सब कार्रवाई में मुजफ्फरनगर से ये अभी पकड़ा गया है और बहुत ही अच्छे वर्क के तहत दोनों ही टीमों की सब कार्रवाई से इसको पकड़ा जा सका है। इनामी अपराधियों के विरुद्ध हम लोगों की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और हम जितने भी इनामी हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अन्य जो इनामी अपराधी हैं उन पर और दबाव बनाते हुए उनकी अरेस्टिंग की जा सके। रुद्रपुर के रमपुरा में तलवार लेकर घूम रहे युवक पर पुलिस ने कार्रवाई की। दरअसल तलवार लेकर घूमते युवक का CCTV वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, साथ ही तलवार को भी बरामद कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं इस गिरफ्तारी की जानकारी SP सिटी उत्तम सिंह नेगी ने दी। एक तलवार के साथ भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है सूचना पे और उस पे FIR भी है। एक तलवार के साथ भी एक व्यक्ति को FIR भी है। एक तलवार के साथ अल्मोड़ा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है। बता दें कि जागेश्वर, बद्र जागेश्वर, देमलकोट और रानीखेत समेत कई ऊंचाई वाले इलाके शाम तक बर्फ से ढक गए। वहीं पर्यटन नगरी रानीखेत के चौबटिया क्षेत्र में भी मौसम ने करवट ली है और हिमपात हुआ है। बर्फबारी के बाद इन इलाकों में पर्यटकों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। भीषण शीतलहर के चलते लोग दिन भर घरों में दुबके रहे। ठंड बढ़ने से स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मौसम को लग रहा था कि इस बार हम सोच रहे थे कि जिस तरीके से बरसात हुई थी उसी हिसाब से हमको ये लग रहा था कि इस बार बर्फबारी अच्छी होगी, लेकिन आज ये आकस्मिक रूप से इस तरीके से जो मौसम बना है, ये आज मुझे लगता है कि ये जो बिना बारिश के ये करीब 25 साल बाद ये बर्फबारी हुई है। इससे पहले जब पूर्व में जब 90-95 के वर्ष में बिना बारिश के ही बर्फ गिरना शुरू हो जाती थी और आज उसी मौसम में उसी चीज़ को बदलाव करते हुए, मौसम में बदलाव लाते हुए आज ये बिना बारिश के बर्फ नहीं रुकती है यहाँ पर। पहले बारिश होती उसके बाद जाके बर्फ गिरती थी, लेकिन इस बार बिना बारिश के बर्फ गिरी है और ये बहुत बड़ा सुखद परिणाम है मौसम के लिए भी और हमारे क्षेत्र के निवासियों के लिए भी, और जो हमारे किसान लोग हैं वो भी इससे काफी खुश रहेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे तराई पश्चिम पर्यटन जोन का आज से ऑनलाइन से कर दिया गया। फोटो पर्यटन जोन का जंगल जैव विविधता और वन्य जीवों के दीदार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बाघ, गुलदार, हाथी, भालू और हिरन वन्य जीवों के दीदार के लिए पर्यटक देश विदेश से पहुंचते हैं। आपको बता दें कि फोटो पर्यटन जोन में ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और जानकारी देते हुए तराई पश्चिम के DFO प्रकाश आर्य ने बताया कि इस पर्यटन जोन को आज से हमारे द्वारा क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट की मौजूदगी में ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब पर्यटक ऑनलाइन इस जोन में अपनी बुकिंग पर बैठ सकेंगे।
बहुत सुंदर बात है कि देखिए अब पूरी दुनिया जो है एक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है और ये भी अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ गया तो ये निसंदेह जो हमारे बहुत दूर दूर से आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें एक ऑनलाइन में एक पारदर्शिता भी रहती है और एक सिस्टम भी है। उस सिस्टम के तहत जो है कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपना घर पर बैठकर भी अपने परमिट को बुक कर सकता है, जो बहुत स्वागत योग्य बात है। ऑनलाइन प्रक्रिया तो हमेशा से अच्छी मानी गई है। डिजिटलाइजेशन पूरी कंट्री में हो चुका है। कॉर्बेट में जितने भी जोन्स हैं, जहाँ सफारीज हैं, खाली कॉर्बेट और ये नहीं, मतलब इंडिया के 54 पार्क जो हैं वो सब के सब ऑनलाइन बुकिंग हो रही है 54 टाइगर रिजर्व में। तो फाटो में भी होना चाहिए। तो फाटो बड़ा पॉपुलर हो गया, ऑलरेडी 50-60 गाड़ियाँ जा रही हैं, ऑनलाइन हो गया, वहाँ नाइट स्टे भी हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, वहाँ फुल डे सफारी भी स्टार्ट हो रही है। तो यही ऐसा था जो कि मैनुअल या ऑफलाइन मोड में था। तो आज हम काफ़ी समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे और जो राज्य सरकार से भी हमको इसकी परमिशन मिल गई थी, तो उसको अब हम आज इसको फाइनली लॉन्च कर रहे हैं। इसका वेबसाइट पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं और आज के बाद ये ऑनलाइन मोड पर ही चलेगा। परमिट वही सारे ही परमिट है, केवल जो हमारे फुल डे के जो नाइट स्टे के जो हैं कुछ रूम्स हमको उसमें रखेंगे, बाकी सारे के सारे ऑनलाइन। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि किसानों में भी खुशी देखने को मिल रही है। रुड़की ब्लॉक के रांगड़वाला गांव में योजना के तहत किसान के खेत में ट्यूबवेल पर पहला सोलर प्लांट लगाया गया, जिस पर किसानों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। वहीं किसान अमित कुमार ने बताया कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आने से उन्हें परेशानी हो रही थी। अब सौर ऊर्जा प्लांट लगने से किसानों को बिजली के बिल से भी छुटकारा मिलेगा। हमारे फिलहाल फैसिलिटी आपको मिली है? हाँ, बहुत बड़ी फैसिलिटी मिली है हमें। अच्छा जी, इसका पानी की बहुत बड़ी फैसिलिटी मिली हमें। अच्छा, तो क्या इस तरह का मामला अगर किसी के घरों पर भी लगता है? हाँ, गांव में बिजली जलाने के लिए? हाँ, वहाँ भी फैसिलिटी है। हमने ब्लॉक की तरफ से ही ये स्कीम चल रही थी कि हमने 81,000 रुपये का चेक पहले वहाँ पे जमा कर दिया था। उसके बाद ये 2 महीने में 3 में अब आ गए सौर ऊर्जा लेके। इसमें हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम थी और बिल भी बहुत ज़्यादा आने लगे। अब इसकी हमको बहुत बेनिफिट हमने और भी कहीं देखा है, बहुत अच्छा लगा है और हमको बहुत ही बिल में भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, आंधी तूफान में भी व्यवस्था होती है और अब तो सौर ऊर्जा प्लांट ये ऐसे हो गए, ये नाइट में भी ऊर्जा बनाते हैं। तकनीकी नई बढ़ गई है, बहुत सुधार हो गया पहले से भी। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों की योजना है मिला के, जो किसानों को ये हमारा 7.5 HP का सिस्टम लगा है, जो ये कॉस्टली मार्केट की वैल्यू देखे तो कम से कम 4,15,000 के करीब आता है। इनको कम से कम 80% के लमसम इनको सब्सिडी मिल रही है किसानों को और ये एक बहुत ही आगे बढ़ाने का कदम है। चारों ओर अगर ज्यादा से ज्यादा सोलर लगाएंगे तो उससे गवर्नमेंट को फायदा मिल रहा है और किसानों को भी। सुबह स्टार्ट होगा जल्दी और शाम को लेट बंद होगा। अगर कोई यहाँ पे हमारी कंपनी के थ्रू कोई भी मिस्टेक होती है तो हमारा इंजीनियर 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे विजिट होता है। उधम सिंह नगर में युवा किसान एकता संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। युवा किसानों का कहना है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती गलत तरीके से आंदोलन स्थल से किसानों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए, जिससे कि किसानों का धरना समाप्त हो सके। किन मांग ये मांग हमारी गौतम बुद्ध नगर के किसानों के साथ जो सरकार और प्रशासन जो है शांतिप्रिय ढंग से कर रहे धरना प्रदर्शन अधिकारियों के को पुलिस द्वारा जबरदस्ती असंवैधानिक तरीके से आंदोलन स्थल से उठाकर गिरफ्तार किए जाने की, बेवजह परेशान किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी जी को हम जो है ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कि उनको बिना शर्त के रिहा किया जाए और जो उनकी 2 और मांगे हैं 10% भूखंड और 64% प्रतिशत प्रतिकार, इन सभी के संबंध में जो है इनको बिना शर्त के रिहा किया, इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में नशा तस्करी, महिला अपराधों, साइबर अपराध और यातायात प्रबंधन को लेकर एसएसपी प्रबंध सिंह डोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की, जिसमें कि जनपद के सभी राजपत्रित और थाना पुलिस ऑफिसर शामिल हुए। इस दौरान डोभाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी ऑफिसर्स को अपने अपने थाना क्षेत्र में अलर्ट रहते हुए पुलिस बल के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर जोर दिया।
साथ ही जमानत पर छोटे अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश भी उन्होंने दिया है। महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित जो मामले हैं उनको लेके जो सेंसिटाइज करने की बात है, ग्राम चौपालों को फिर से दोबारा से एक्टिवेट करने की के संबंध में इनको हिदायत दी गई है और साथ में जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं, खासकर जैसे इनाम जो अपराधी हैं, इनामी अपराधी, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ, जो वांछितों के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें और तेजी लानी है और इन सारी चीज़ों को। वहीं मसूरी में डीएलएफ फाउंडेशन ने महिला समूह का स्वरोजगार से जोड़ने की नई पहल शुरू की है। मजदूर विधवा महिला के समूह को महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के तहत दोना पत्तल बनाने की मशीनें भेंट की गई। डीएलएफ फाउंडेशन के रिटायर्ड कर्नल अनिल थापा ने दोना पत्तल मशीन का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने डीएलएफ फाउंडेशन की सराहना की। वहीं मजदूर संघ के अध्यक्ष रंजीत चौहान ने फाउंडेशन का आभार भी जताया। इससे क्या होगा कि इनको रोजगार भी मिलेगा और फिर अगर ये काम एक अच्छा हुआ, अच्छा चला, इनकी रोजगार बन रही तो फिर हम इनको और भी मशीनें देंगे ताकि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और ऐसा हम कार्यक्रम और भी लेंगे अगर जरूरतमंद लोग मिलेंगे तो। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत भी है जो शहर में दोने पत्तल हैं, जो होटल रेस्टोरेंट में काम आते हैं। ये बहुत अच्छा एक कार्य होगा। इससे इनकी महिलाओं की जो विधवा महिलाएं हैं, निआश्रय जो महिलाएं यहाँ पर हैं, उनको एक जो है आर्थिकी की अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत बड़ी एक इन्होंने उपलब्धता दी है डीएलएफ ने। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी नागरिक के पास सैटेलाइट फोन मिला, जिससे कि एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। दरअसल एक अमेरिकी नागरिक अपनी पत्नी के साथ भारत आया। चेकिंग के दौरान उसके पास से ईडीएम सैटेलाइट फोन बरामद हुआ, जिससे कि एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस समेत एजेंसियां उनसे अब पूछताछ कर रही हैं। आज जूली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ द्वारा सूचना दी गई कि चेकिंग के दौरान जो 2 अमेरिकन नागरिक थे उनके पास सैटेलाइट फोन होने की सूचना दी गई। तत्काल जो है कोतवाली डोईवाला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दोनों जो नागरिक हैं वो अमेरिकन सिटीजन हैं और ई टूरिस्ट वीजा पे भारत आए थे। और साथ ही मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में सभी एजेंसियों ने पूछताछ चालू कर दी है, जिसमें LIU, IB और अलग अलग एजेंसियां हैं जो लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दों पर मचे हंगामे को लेकर राज्य की सत्ता में कांग्रेस और भाजपा के बीच न केवल राजनीति के मोहरे बदलते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक मुद्दों ने राज्य की तस्वीर को भी हिला दिया। राज्य के कुछ मुद्दों को लेकर टीवी 24 पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शेख अब्दुल अजीज कुरैशी से हमारे संवाददाता आरिफ खान ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तराखंड बने हुए 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जो सपना उत्तराखंड वासियों ने देखा था, वो सपना धरातल पर किस तरीके से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जानने के लिए हमारे साथ सामाजिक न्याय की हमेशा लड़ाई लड़ने वाले शेख अब्दुल अजीज कुरैशी, जिन्होंने जनता के हितों के लिए हमेशा धरने दिए, आंदोलन करे और मांग उठाई जनता की शासन प्रशासन से। इस तरीके से उत्तराखंड का सपना उत्तराखंड वासियों ने देखा था, वो सपना कितना पूरा हुआ, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया। आज 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 25वें वर्ष में उत्तराखंड लग गया। मौजूदा हालात क्या है? प्रशासनिक अधिकारियों की चरागाह बन रहा। मुख्यमंत्री लाख कहें, मंत्री लाख कहें, हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब के सब भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। कड़वी सच्चाई है। बिजली की निर्भरता सेंटर पूल पर है। रोजगार के लिए आए दिन नौजवान सड़कों पर, और जो नौजवान इस उम्मीद के साथ टेस्ट में बैठते हैं, वो पेपर लीक हो रहा है। हालात बद से बदतर हैं कि अब हम UCC लागू करेंगे, लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तरह के शगुफे ही उनके इस नैरेटिव की वजह से आज अल्पसंख्यक समाज में जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार की बात कही, कहीं ना कहीं धामी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। कई प्रशासनिक अधिकारी तक जेल गए हैं, उसके बावजूद भी आपको शिकायत है।
जबरदस्त ढील दी है। कोई सुनवाई नहीं है, जो जैसा चाह रहा वैसा कर रहा, अपनी मर्जी से पोस्टिंग करा रहा है, अपनी मर्जी की जगह तलाश कर रहा है। जिस तरीके से नकल विरोधी कानून आया, उसके बाद तो कहीं ना कहीं न्याय मिला है छात्रों को, उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इतना बड़ा स्कैंडल है ये, अंकिता भंडारी का मसला है, कहाँ है? और आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं इस प्रदेश का मुकद्दर बन चुकी है। डंपर रूपी इंसानी दुश्मन किसानों की मौत के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार मान रहा हूं। एक तरफ सड़कों पर इनका कब्जा है, सड़कों पर इंसानों की जान ले रहे हैं, तो दूसरी ओर नदियों की कोख को बांझ कर रहे हैं और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नफा, और उसके पीछे भी प्रशासन की नाकामी जिम्मेदार है। हमने कहा प्रशासन आज नहीं सुनता है। आज आप देख रहे होंगे लगातार जनता दरबार लग रहे हैं प्रशासन के, उसमें आपने बात क्यों नहीं रखी अपनी? नहीं, हमारा जाना नहीं हुआ। जो जा रहे हैं उनका अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, जनता दरबार लग रहा है और जनताओं की समस्याओं के समाधान के लिए ये जनता दरबार लगते रहे हैं, अच्छा है, अच्छा कदम है। लेकिन मसला ये है कि कोई प्रार्थी अपनी प्रार्थना या अपनी हाजिरी इस नियत से देता है कि वहां उसकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत कम समस्याओं का समाधान होता है। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड शासनादेश में भी है कि निजी फैक्ट्रियों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा, मगर सरकारें चाहे वो एनडी तिवारी की रही हो आपकी, आप कांग्रेस से नेता हैं, या भाजपा की रही है, मगर इसे धरातल पर कहीं लागू नहीं हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में बेरोजगार की समस्या आज भी ऐसी ही खड़ी है प्रदेश बनने के 24 साल बाद। उद्योगपतियों से चंदा लेना, सुविधाओं हासिल करना, करते हों और कर रहे हैं, वो किस मुंह से और किन आंखों से ये कहें और देखें कि 70% किसी भी फैक्ट्री में 20% भी नहीं मिलेंगे आपको, 30% नहीं मिलेंगे आपको। ये ढोल पीटा जाता है और बेरोजगारों के साथ छलावा है। रहे और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और तमाम मुद्दों का उन्होंने जवाब दिया कि जो सपना उत्तराखंड ने देखा था और उसके मौजूदा हालात क्या हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ आरिफ खान, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।